बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा जी, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा दूसरा है जी पार्ट, इसमें पार्ट 2 जी। इसमें देखें जी, हमने लास्ट टाइम जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ना, उनको आज हम बाकायदा नाम देंगे। ठीक है। क्लासेस आर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, ओके। हम कह सकते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स किस लिए? टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ओके, ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट्स आर सेट ऑफ डाटा मेंबर्स एंड member functions that operate on that data, ओके। यानी वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा उसमें जो बात हमने बार बार की कि एक क्लास में वेरिएबल्स होते हैं, इनका बाकायदा जो नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, दैट इज कॉल्ड डाटा मेंबर्स, ओके, या फिर प्रॉपर्टीज, ये इसका बाकायदा नाम है, ओके जी। जो हमने बार बार बात की कि फंक्शंस होते हैं, इनका नाम है मेंबर फंक्शंस या बिहेवियर्स। बिहेवियर्स, ठीक है। ये चंद लफ्ज हैं जिनके बारे में हमने समझना है आज बस। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो एक क्लास जो है वो बेसिकली किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है? ये देखो, अब मैं क्लास लिखूंगा, उसके बाद मैं जो ये मेरी ब्रैकेट होगी, इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले उसके डाटा मेंबर्स जितने होंगे उनको डिक्लेयर करूंगा, और उसके बाद जितने उसके मेंबर फंक्शंस होंगे उनको डिक्लेयर करूंगा। बात समझ में आ गई या नहीं? आज हम बात करेंगे कि हमारा जो डाटा मेंबर्स हैं उसके लिए चंद रूल्स या रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है, और मेंबर फंक्शंस की रूल्स एंड रेगुलेशंस या वो सारी चीज़ें क्या। बेसिकली ये डाटा मेंबर्स वेरिएबल हैं, और ये जो मेंबर फंक्शंस हैं ये हमारे सिंपल फंक्शंस हैं। काम वही है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इनको डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस कहते हैं। ओके, समझ आ गई इसकी? ठीक है जी। अब देखें, ये क्लास है, क्लास का जो भी आप नाम रखेंगे वो हमारे पास आ गया जी। अब आप बात करें सी शार्प के हवाले से। सी शार्प में जब हम क्लासेस लिखते हैं जी, ठीक है, सबसे पहले तो मेंशन करते हैं कि ये क्लास हमारी पब्लिक है। उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टूडेंट लिखा लास्ट एग्जांपल में, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट हमारी शुरू हो जाएगी जो कि हमें क्लास के बारे में बताएगी। उसके बाद हम क्लास के मेंबर्स लिखेंगे, जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं, डाटा मेंबर्स, डाटा मेंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में लिखा था कि हमारे पास इंट टाइप का रोल नंबर है, ये इसका पहला मेंबर है, और दूसरा हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग का नेम है। फिर हमारे पास स्ट्रिंग का जैसे फ़ोन नंबर है इसका, ठीक है। फिर हमारे पास स्ट्रिंग का जो है वो एड्रेस है, जितनी भी चीज़ें आप स्टूडेंट के बारे में स्टोर करना चाहते हैं। डाटा मेंबर्स का एक रूल है कि डाटा मेंबर्स किसी भी क्लास में प्राइवेट डिक्लेयर करने चाहिए, ओके। क्या मतलब इसका? कि इन डाटा मेंबर्स को क्लास से बाहर हम एक्सेस ना कर सके, इनको प्राइवेट रखना चाहिए। स्ट्रिंग फोन तमाम के सामने जब आप लफ्ज़ प्राइवेट लिख देंगे तो ये डाटा मेंबर्स लिखने की तरतीब है बस। पिछली दफ़ा हमने पब्लिक लिखा था तो हमने ये भी देखा था कि हम ऑब्जेक्ट जब बनाया था तो ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट उसको कॉल कर लिया था। उस कोड को देखो ज़रा, हमने यहाँ लिखा स्टूडेंट डॉट आर एन ओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल को ये चीज़ वायलेट करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की वैल्यू थ्रू फंक्शन सेट होनी चाहिए, थ्रू फंक्शन ही गेट होनी चाहिए। समझ आई कि नहीं आई? यानी हम डायरेक्ट उसके वैल्यू तक नहीं पहुंचना चाहिए, हमें उसके मेंबर्स तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं होनी चाहिए। ये एक रूल है किस चीज़ का?
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ये पढ़ा था आपने, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये वो अल्फाज हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ाए जाते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ही ये होता है कि अपनी जो क्लास होती है उसके मेंबर्स को आपने छुपा के रखना है फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अब आप इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लें, आप उसके साथ डॉट RNO नहीं लिख सकते, डॉट नेम नहीं लिख सकते, बिकॉज ये हो गए। तो फिर इन तक हम कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए स्पेशल किस्म के मेंबर फंक्शन लिखने पड़ते हैं। ये देखो यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये मेंबर्स फंक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहली किस्म मेंबर फंक्शन की क्या है? दैट आर कॉल्ड सेटर्स, सेटर फंक्शंस यूज्ड टू सेट वैल्यूज ऑफ डाटा मेंबर्स। समझ आ रही है? ऐसे तमाम फंक्शन जो डाटा मेंबर्स को जो है ना वो लिखेंगे। कैसे भला? मिसाल के तौर पे ये देखना कि मैं लिखूंगा पब्लिक। अब देखो मैं पब्लिक लिख रहा हूँ क्योंकि इसको तो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ बाहर। समझ आ रही है? पब्लिक लिखा और मैं इसके ज़रिए वैल्यू सेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? तो इसलिए इसकी रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगी क्योंकि इससे मैंने सेट करनी है, ठीक है। तो सेटर फंक्शन हमेशा ऐसे लिखा जाएगा जिसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी। फंक्शन का नाम आप सेट RNO, ओके। समझ आ रही है ना? सेट RNO, ये कौन सा फंक्शन है जो रोल नंबर की वैल्यू सेट करेगा? समझ आई बात की या नहीं? सेट RNO लिखा और इसमें हम एक वैल्यू देंगे और वो वैल्यू जाके रोल नंबर की सेट हो जाएगी। इसलिए इसमें एक पैरामीटर इंट का हम पास करेंगे, कोई भी नाम रख दें इसका। इंट फॉर एग्जांपल मैं R रख देता हूँ, R रख दें, A रख दें, B रख दें, कुछ भी कर दें। और अब इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ये बेटे सिंपल वो चीज़ है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी है कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। इस पूरी चीज़ को समझें तो ये सिंपल एक फंक्शन है। क्या करता है? जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, जिसकी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक। नाम क्या है? सेट RNO। और पैरामीटर्स कितने हैं? एक इंट टाइप का, ठीक है। तो अब जब ये फंक्शन चले तो क्या हो? दिस डॉट RNO इज इक्वल टू R। ये जो दिस है ना, ये एक स्पेशल किस्म का पॉइंटर है जो शो करता है कि इस ऑब्जेक्ट के रोल नंबर को। समझ आ रही है ना? अगर आपने ST1 किया होगा तो दिस की जगह ST1 आ जाएगा, जब आपने ST2 किया होगा तो दिस की जगह ST2 आ जाएगा। आगे समझ बात की नहीं? बड़ी सादा सी बात हो गई। ये हमने एक फंक्शन सेटर लिख दिया। किसके लिए? किसके लिए? अपने रोल नंबर डाटा मेंबर के लिए, जिसकी एक्सेस अब हमने प्राइवेट बना दी। आई समझ बात के नहीं आई? क्यों जी? ठीक है। इसी तरह बेटा हर वेरिएबल का डाटा मेंबर का आप सेटर फंक्शन लिख दोगे। 4 हैं तो कितने लिखे जाएंगे? 4। 5 हैं तो कितने लिखे जाएंगे? 5। तो सेटर फंक्शन क्या स्ट्रक्चर देखो ज़रा कि वाइड, आगे नाम के साथ सेट लगा दो, आगे RNO उसका नाम लिख दो और जो इसका टाइप है वही वैल्यू जो है उस वैल्यू का पैरामीटर बना दो। आई समझ बात के नहीं? फ़र्ज़ करो मैं नेम के लिए ये लिखना चाहता हूँ तो बड़ी आसान है। मैं इसी सारी चीज़ को ना यहाँ से देखो कॉपी करूँगा और यहीं पे जो है ना वो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिएगा कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। अब मैं RNO की जगह क्या कर दूँगा? गुड, समझ आ रही है ना? इसकी जगह मैं कर दूँगा NAME नेम। मैं नेम के N को इसलिए कैपिटल रख रहा हूँ चूँकि ये C# में नाम रखने की एक ट्रेडिशन है। अच्छा जी, इंट R की जगह मैं एंड कर देता हूँ, सिर्फ याददाश्त के लिए। R भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इंट नहीं है, स्ट्रिंग। शाबाश शाबाश, यहाँ स्ट्रिंग आएगा और यहाँ पर अब मैं RNO की बजाय उस वेरिएबल का नाम मेंशन करूँगा और यहाँ पर मैं N लिख दूँगा जो मैंने पास किया है। क्यों जी? आई समझ बात के नहीं? ये हो गए सेटर फंक्शन। इस तरह आपने सेटर फंक्शन लिख देने हैं सब के। अब आ जाएं दूसरी तरफ, गेटर फंक्शन जो इसके उल्ट हैं, जिससे हमने वैल्यूज़ को लेना है। क्योंकि हमने कह दिया कि हमारी जो क्लास है इसमें अब, तो उसके लिए मैं ये देखो ये रिमार्क दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गेटर मेंबर फंक्शंस कैसे होंगे? फंक्शंस किस लिए? यूज्ड टू गेट
द वैल्यू ऑफ ए डाटा मेंबर। ओके, अब इसके लिए मैंने देखो, अब हमने इसको चलाना है तो हमें वैल्यू मिलनी है, क्यों जी? ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं लिखना चाहता हूं फॉर एग्जांपल, आप देखो इंट के रोल नंबर के लिए, तो रोल नंबर किस टाइप का है? इंट का। तो जब ये फंक्शन चले तो हमें क्या मिलना है? इंट मिलना है ना, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? इंट होगी, पब्लिक इंट। ये देखो इंट। ओके, और इसका नाम हम रख लेते हैं गेट आर एन ओ। इसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि इसने वैल्यू देनी है, और इसकी बॉडी में हम सिर्फ ये लिखेंगे RETURN रिटर्न दिस डॉट RNO। ओके, जो RNO की वैल्यू है वो वापस कर दो, रिटर्न स्टेटमेंट। समझ आई आप सब इसकी कि नहीं? बिल्कुल सिंपल कोड है। ये एक ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, नाम गेट RNO है, और हम इससे क्या कर रहे हैं कि हम इससे एक वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। समझ आई बेटा कि नहीं? ओके, तो इस तरह आप हर के गेटर फंक्शन लिख दोगे। ठीक है, अब जितने भी गेटर सेटर फंक्शन होते हैं ये तो हर क्लास में होंगे। ओके, अब अगले होते हैं स्पेशल फंक्शन जो बताए जाते हैं। मसलन स्टूडेंट के लिए एक ऐसा फंक्शन लिखो जो स्टूडेंट की तमाम इंफॉर्मेशन को शो कर दे। अब ये एक स्पेशल फंक्शन है जो कि ना सेटर है ना गेटर है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन को शो कर दे। समझ आ रही है? तो फर्ज करो मैं ऐसा ही लिखता हूं, फर्ज करो मैं, तो उसके लिए पता मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखता हूं जी पब्लिक, ठीक है, वाइड डिस्प्ले स्टूडेंट। जी जी, डिस्प्ले स्टूडेंट। ओके, और उसके बाद मैंने ये देखें जी यहां आ गया, और इसमें अब मैं क्या कर देता हूं, फॉर एग्जांपल वो मैं कंसोल, समझ आ रही है ना? ये देखो ये कंसोल डॉट राइट लाइन, ये मैं लिख रहा हूं उसके लिए। अगर ये मेरा C# होता तो मैं C आउट के साथ सारे कर देता। अब मैंने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके आगे मैं लिख रहा हूं जी ये, और यहां पर मैं लिखता रहता हूं क्या, दिस डॉट RNO, ऐसे ही है। और इस तरह मैं सारी लाइनें लिख देता हूं, और अगर मैं कोई मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहता हूं तो साथ साथ में ये मैं मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूं। ठीक है, कि रोल नंबर जो है वो इस चीज़ के बराबर है, ऐसे ही है, दिस डॉट RNO, और कंसोल डॉट राइट, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। क्यों जी, हुआ क्लियर? अब ये फंक्शन है जो स्टूडेंट को ना ये सेटर है ना ये गेटर है, तो ये कस्टमाइज्ड फंक्शंस कहलाते हैं या यूटिलिटी मेंबर फंक्शंस कहलाते हैं। यूटिलिटी मेंबर फंक्शंस। ओके जी, तो ये 3 किस्म के मेंबर फंक्शंस हमारी क्लास में होते हैं, और 2 स्पेशल किस्म के फंक्शन होंगे जिनके नामों से आप वाकिफ हैं, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। वो मैं इसलिए इसमें मेंशन नहीं कर रहा कि अगर आप ना भी लिखो तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है, और अगर ना भी लिखो तो डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर बन जाता है। कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है जो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो उस वक्त खुद ब खुद चल जाता है। समझ आ रही है? और डिस्ट्रक्टर वो होता है कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को ख़त्म करते हैं तो वो खुद ब खुद चल जाता है, ख़त्म हो जाता है, या उसको, यानी वो उस, इनको तो जब हम कॉल करेंगे तो ये चलेंगे ना। यहां तक बात की समझ आ गई? अब लास्ट इसमें मैंने कहा ये देखो ना, अब हम जब भी कोई क्लास लिखेंगे उसमें गेटर लिखेंगे, सेटर लिखेंगे, और उसके बाद उसके यूटिलिटी फंक्शंस जितने हमें चाहिए वो सारे हम सेंस करके लिखेंगे। वो डिस्प्ले स्टूडेंट है, वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट्स विद फलां फलां, जैसे जैसे का फंक्शन होगा उस तरह का फंक्शन जो है वो हम उसके अंदर टाइप करते चले जाएंगे। बात की समझ आ गई? ठीक है, अब हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जो आज हमने पढ़ा। क्या कि हमारे पास इसमें कुछ मेंबर फंक्शंस हैं और कुछ डाटा मेंबर्स हैं। हमने ये चीज़ तो करके देखी थी इसके जो लास्ट लेक्चर में। अब हम इसको इसके हवाले से करके देखते हैं। ज़रा उसी एग्जांपल को मैं दोबारा खोलता हूँ, ये वाली, यही वो क्लास है मेरी जो मैंने स्टूडेंट एग्जांपल में लिखी थी। ठीक है, आज मैं क्या करता हूँ कि इस पब्लिक को प्राइवेट कर देता हूँ, इस पब्लिक को भी मैं प्राइवेट कर देता हूँ, सॉरी इसको PRIVATE प्राइवेट। ओके, जैसे ही मैंने इसको प्राइवेट किया तो आप देखना कि पब्लिक,
तो नीचे जो है ना वो इन स्टेटमेंट्स के नीचे अंडरलाइन आ गई ना, क्योंकि ये तो प्राइवेट डाटा मेंबर है उसका। ये दो डाटा मेंबर्स मेरे पास क्या हैं, प्राइवेट हैं। अब मैं इस वेरिएबल्स को वेरिएबल्स नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं इसका असल नाम लिखूंगा कि ये मेरे पास क्या है, मेरी क्लास के डाटा मेंबर्स हैं। ओके ओके, ये मेरी क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस हैं। ओके अच्छा, अब मेंबर फंक्शंस तो मेरे पास आ गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके सेटर फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं सेटर लिखता हूँ एक के लिए, और एक को ही हम ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, ताकि दूसरे तो आपको लिखने आसान हो जाएंगे। हम RNO का सेटर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पब्लिक वॉइड st, बल्कि ऐसे करते हैं, वहां से कॉपी करके लाते हैं जो हमने लिखा था ना यहाँ पे, ये देखें ना, ये पब्लिक वाला ये लिखा था ना, ये दोनों हम यहाँ से उठाते हैं, ये वाले Ctrl+C और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, Ctrl+V। देखो जी, पब्लिक वाइड सेट RNO इंट R, और ये दिस काम कर रहा है। अब देखना, ये हो गया ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं इसका नाम इस तरह से सेट करूँगा, st1 डॉट, ये देखना डॉट s आ गया सेट रोल नंबर, ब्रैकेट में मैं 15 लिखता हूँ, ये 15 रोल नंबर सेट हो जाएगा। समझ आ रही है? अब मैं ये डॉट सेट नेम को, और इस नेम के अंदर जो है ना, ये मैं हबीबुल्लाह को पास कर देता हूँ, ये जो मैंने स्ट्रिंग दी हुई है, चूंकि इसमें स्ट्रिंग पास करनी है। आई समझ बात क्या नहीं? अब देखो इसमें अभी भी एरर है, चूंकि ये तरीक़ेकार ही बदल गया ना। ठीक है, अच्छा, अब अभी शो नेम चल जाएगा, क्योंकि शो नेम में हमने क्या लिखा हुआ है, देखो ज़रा, शो नेम में हमने क्या कहा कि आप नेम को और रोल नंबर को शो कर दो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे st1 आ गया, ये st2 आ गया। st2 में भी हमें ये दोनों लाइनें जो हैं वो इस तरह से कॉल करनी पड़ेंगी अब, क्योंकि अब हमने उसको प्राइवेट कर दिया हुआ है। ठीक है जी, और MC आ गया जी 15। सॉरी, ये तो हम लिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि इंटीजर है ना, ये सेट RNO ये हो गया जी। और यहाँ पर अब हम कर देते हैं st2, और ये st2 हो गया जी। आगे समझ बात की नहीं? देखो जी, अब हमने प्राइवेट मेंबर्स भी बना लिए, सेटर फंक्शन भी लिख लिए, और वैल्यू सेट कर रहे हैं सेटर्स के जरिए। जब हम डायरेक्ट लिखते हैं तो एरर आती है ना एरर। अब ज़रा इसको रन करके देखें, डिबग स्टार्ट विदाउट रनिंग, तो बड़ा क्लियरली आप देखोगे कि वो दोनों चीज़ें सेट हो। ये है किसी भी क्लास के सेटर फंक्शंस एंड गेटर फंक्शंस। समझ आ गई? अब गेटर हमने इसमें नहीं लिखा, लिख सकते हैं हम गेट। अगर मैं इस वैल्यू को स्टूडेंट के रोल नंबर को देखना चाहता हूं तो मैं नहीं देख सकूंगा। ठीक है, चूंकि मैं st1 डॉट RNO नहीं कर सकता, ना ही मुझे वो यहाँ पे नजर आएगा। ये देखना आप, ये देखना आप, st1 डॉट, देखो कहीं पे RNO कोई नहीं है। क्या है वो, जो पहले हमें दो प्रॉपर्टीज नहीं नजर आ रही थी, अब नहीं आएंगी, क्योंकि वो प्राइवेट है, तो प्राइवेट क्लास से बाहर नहीं एक्सेस होती। ठीक हो गया? तो अब उसके लिए मेरे पास वो गेट के नाम के फंक्शंस होंगे, जिससे मैं उनकी वैल्यूज को गेट कर सकता हूँ। समझ आई बात की या नहीं? ठीक है बेटे, इस तरह आप अपनी क्लासेस को डिफाइन कर सकती हैं। सेटर फंक्शंस, गेटर फंक्शन, तो ये शो नेम और शो RNO, ये फिर क्या हुए, यूटिलिटी फंक्शंस हैं या सेटर और गेटर है? ये यूटिलिटी फंक्शंस हैं, क्योंकि ये उसके ऊपर एक स्पेशल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। इस बात की समझ आ गई? क्लियर है ये सारा? चलिए, इसमें हमने बाकी इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।